गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सब फटाफट से लाइव आ जाइए। हम लोग वर्णमाला का अध्ययन कर रहे थे और वर्णमाला में हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस करने के बाद दो प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। इन दोनों प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने पिछले जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न हिंदी के वर्णमाला चैप्टर से पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आपने बहुत ही कायदे से कवर किया है। एक एक प्रश्न को विथ एक्सप्लेनेशन कवर किया गया है। आज उसी क्रम में हम तीसरी प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं और आप इसे देखिए और इसका अध्ययन करिए। अगर आपने पिछली कक्षाओं को नहीं देखा है तो आप कॉन्सेप्ट की पूरी जो क्लास है वो चैनल पे पड़ी हुई है, उसे जा कर के देख लें। और कॉन्सेप्ट के साथ ही प्रैक्टिस की जो दो क्लासें हो चुकी हैं उनको आप देख लीजिए और आप एक वर्णमाला में एक सुदृढ़ और एक अच्छी तैयारी के लिए आप इन क्लासों को जरूर देखें। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम लोग अपना तीसरा प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे और देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न हैं, और ये सभी के सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर ये है 61। 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था और दो प्रैक्टिस सेट मिला करके आपके 60 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से इसे देखिए और इसका उत्तर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो मैंने आप लोगों को वर्णमाला चैप्टर पढ़ाते समय ही बताया था कि जो आपके जितने भी आपके वर्ग हैं, कॉलम, अगर आप कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम 1, 3 और 5 के सभी वर्ण, 1, 3 और 5 के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके अल्प प्राण। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। 1, 3, 5 के सभी वर्ण क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण वर्ण कहलाएंगे। और जो आपके कॉलम 2 और 4 के वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं? महाप्राण वर्ण। ये क्या कहलाते हैं? महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण। इतना ही आपको ध्यान देना है कि 1, 3, 5 आपका क्या कहलाता है? अल्प प्राण, और 2 और 4 क्या कहलाता है? महाप्राण। अब एक एक विकल्प के हम एक एक वर्ण को देख लेते हैं कि वह किस स्थान पर आएगा। देखिए ख का जो स्थान आता है, क वर्ग में किस स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर। किस स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर। छ की अगर बात करेंगे तो छ च वर्ग में दूसरे स्थान पर आता है। अरे ऐसे ही तो चार करते हैं आप। च की बात क्या आता है? छ आता है। क के बाद क्या आता है? ख आता है। तो ये दोनों दूसरे स्थान पे आ रहे हैं। और अगर बात करेंगे ठ की तो ठ क्या होगा? ये भी ट वर्ग में दूसरे स्थान में, ये भी ट वर्ग के दूसरे स्थान पर आएगा। तो आप लोग पा रहे हैं कि ये जो विकल्प ए में तीनों वर्ण दिए गए हैं ये तीनों के तीनों आपके दूसरे कॉलम के वर्ण हैं। और ये क वर्ग का दूसरे कॉलम का वर्ण है, ये च वर्ग का दूसरे कॉलम का वर्ण है, और ये ट वर्ग का दूसरे कॉलम का वर्ण है। और दूसरे कॉलम के वर्ण सभी के सभी क्या कहलाते हैं? आपके महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात अगर करें ध की बात करें तो देखिए त आएगा, थ आएगा और क्या आएगा? ध। ये किस स्थान पर आएगा? तीसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर आने के कारण ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। च किस स्थान पर आ रहा है? पहले स्थान पर। और पहले स्थान पर आने के कारण ये भी क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। अल्प प्राण हो जाएगा। बात अगर करेंगे ड की ट ठ ड, ये किस स्थान पर आ रहा है? तीसरे स्थान पर आ रहा है। और ये भी क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। तो बी विकल्प के जितने भी वर्ण हैं ये सब के सब क्या हैं? आपके अल्प प्राण वर्ण हैं। क्या हैं? अल्प प्राण वर्ण हैं। बात अगर करेंगे मैं की तो मैं किस स्थान पर आ रहा है? 5वें स्थान पर आ रहा है। मैं किस स्थान पर आ रहा है? 5वें स्थान पर। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ये भी आपके किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। किस में आते हैं? अल्प प्राण पे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ण वर्ग, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ण वर्ग में है?
कौन से वर्ण वर्ग में है। यानी कि आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसमें सभी के सभी व्यंजन आपके कैसे हैं, स्पर्शी व्यंजन है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या मैंने बताया था कितनी होती है, 25 होती है। कितने वर्गों में स्पर्श व्यंजनों को बांटा गया है, तो 5 वर्गों में। कितने वर्गों में, 5 वर्गों में। और प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो आप समझिएगा, क, च, ट, त और प। ये जो पांचों वर्ग होते हैं, इनके सभी के सभी व्यंजन, इन वर्गों के सभी व्यंजन ही क्या कहलाते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन। इनके व्यंजन ही क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो देखिए यहाँ पर र ल है आया है, र ल है आया है। तो र और ल ये किस श्रेणी का व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। ये किस श्रेणी का व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, य, र, ल और व। य, र, ल और व। बात अगर करेंगे इस है की, तो ये है किस श्रेणी में आएगा, ऊष्म व्यंजन। है क्या है आपका, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, बड़ा वाला श, फिर आपका छोटा स, फिर आपका मूर्धन्य स, और क्या है, ये चारों के चारों क्या होते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन। तो ये आपका ये क्या है, ये अंतस्थ है, ये ऊष्म है, और केवल स्पर्शी व्यंजन क्या है, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। इसमें भी देखिए आपका श आ गया है, स एक ऊष्म व्यंजन है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, तो ये भी सही विकल्प नहीं होगा। लेकिन क किस वर्ग का व्यंजन है, क वर्ग का। च वर्ग का है, ये प वर्ग का है, और यह त वर्ग का व्यंजन है। तो जो विकल्प सी में आपके ये चारों वर्ण दिए गए हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, स्पर्शी व्यंजन। ये सभी के सभी क्या हैं, आपके स्पर्शी व्यंजन। इस कारण से आपका विकल्प सी क्या होगा, सही हो जाएगा। विकल्प सी क्या होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें है की, श की, तो ये दोनों क्या हैं, आपके ऊष्म व्यंजन। ये दोनों क्या हैं, ऊष्म व्यंजन। इस र की बात करेंगे, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है आपका, अंतस्थ व्यंजन। और अगर ब की बात करेंगे, तो ब क्या हो जाएगा आपका, वर्गीय। वर्गीय या फिर स्पर्शी व्यंजन। वर्गीय कहिए या फिर क्या कहिए इसको, स्पर्शी व्यंजन। वर्गीय या फिर स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। लेकिन सभी के सभी वर्णों का स्पर्शी होना जरूरी है, तो ऐसा किस विकल्प में है, विकल्प सी के सभी वर्ण क्या हैं, आपके स्पर्शी व्यंजन है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कंठ तालव्य कौन सा है, कौन सा कंठ तालव्य है। तो अगर बात करेंगे कंठ तालव्य की, तो ये जो शब्द है, ये कंठ तालव्य जो शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। और ये दोनों के दोनों शब्द आपके कौन कौन से हैं, एक तो है आपका कंठ, एक तो है आपका कंठ, और दूसरा क्या है, ताल। दूसरा क्या है, ताल। तो कंठ और तालु की कंठ और तालु की संयुक्त सहायता से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। अब जरा विकल्प की बात करते हैं। उ और उ, इन दोनों का जो उच्चारण किया जाता है वो किसकी सहायता से किया जाता है, ओष्ठ की सहायता से। और ये कैसे वर्ण कहलाते हैं, ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ की सहायता से बोले जाने के कारण क्या कहलाते हैं, ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। बात अगर करेंगे इस र की और श की, तो ये दोनों किसकी सहायता से बोले जाते हैं, मूर्धा की सहायता से। किसकी सहायता से, मूर्धा की सहायता से। और मूर्धा की सहायता से बोले जाने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, मूर्धन्य वर्ण। इन्हें क्या कहा जाएगा, मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। क्लियर है। बात अगर करेंगे ए और ए की, ए और ए की बात करेंगे, तो देखिए ए का जो निर्माण हुआ है वो अधन ई से, अधन ई से हुआ है। ए का उच्चारण स्थान है आपका कंठ, और ई का उच्चारण स्थान है तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। और दोनों से संयुक्त रूप से उच्चारित होने के कारण जो ए का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ तालु। क्या होता है, कंठ तालु। और कंठ तालु से ही उच्चारित होने के कारण ये क्या कहलाता है, कंठ तालव्य। क्या कहलाता है, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। इसी तरह से अगर बात करेंगे हम ए के निर्माण की, तो ए भी आपका कैसे बना है, ए भी आपका कैसे बना है, ए की अगर बात करेंगे तो ए कैसे बना है आपका, अधन ए से, अधन ए से। ए का उच्चारण होता है कंठ की सहायता से, और ए का उच्चारण होता है कंठ तालु की सहायता से। कंठ
तालु की सहायता से, और दोनों से निरूपित होने वाले वर्ण का भी उच्चारण क्या होता है, कंठ तालु, और ये भी वर्ण क्या कहलाता है, कंठ तालव्य। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए और आ की अगर हम बात करेंगे तो ए और आ इन दोनों का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो कंठ से किया जाता है, कहाँ से, कंठ से किया जाता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। चलिए बोर्ड हैंग कर रहा है क्या। चलिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि और अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या कहा है, कौन सी क्वालिटी का है, स्पर्श व्यंजन। तो देखिए ये जो चारों के चारों विकल्प दिए गए हैं, ये चारों क्या है आपके स्पर्श व्यंजन। बात करेंगे अगर कंठ ध्वनि की, तो देखिए क वर्ग के सभी वर्ण कंठ कहलाते हैं, और ये सभी के सभी क वर्ग के हैं, तो सारे के सारे ये भी क्या है आपके कंठ ध्वनि है। लेकिन बात अगर करेंगे अघोष की, अघोष की और महाप्राण की, इन्हीं दोनों में आपको डिफरेंस लेना है। तो देखिए अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ग के जितने भी, पहले और दूसरे स्तंभ के जितने भी वर्ण होंगे, ये क्या कहलाएंगे आपके अघोष। क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। तो सबसे पहले आप अघोष छांट लीजिए। देखिए ये पहले स्थान पर है, ये क्या हो जाएगा, अघोष। ये दूसरे स्थान पर है, ये भी क्या हो जाएगा, अघोष। लेकिन ग और घ आपका अघोष न होकर के क्या हो जाएगा, सघोष। ग और घ क्या हो जाएगा, सघोष। तो ये दो विकल्प आपके निकल गए। अब बात करेंगे महाप्राण ध्वनि की। तो महाप्राण जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, तो देखिए 1 3 5, 1 3 5, ये तो होते हैं आपके अल्प प्राण। ये क्या होते हैं, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होता है, 2 और 4, 2 और 4 क्या होता है, महाप्राण। 2 और 4 क्या होता है, महाप्राण, महाप्राण। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लेना क्या है, ऐसा व्यंजन जो अघोष भी हो और महाप्राण भी हो, जो अघोष भी हो और जो महाप्राण भी हो। अब देखिए इन दोनों में अंकों में कौन सा कॉमन दिख रहा है, तो अंकों में आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 कॉमन है। तो आप दूसरे ही वर्ग का वर्ड लेंगे, और दूसरे स्थान पर दूसरे कॉलम में कौन सा वर्ड आपका आता है, तो ख आता है। क तो आपके पहले स्थान पर आता है, और ये क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण। ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। और आपको अल्प प्राण न लेकर के आपको क्या लेना है, महाप्राण लेना है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके पढ़िए, और हर एक क्वेश्चन को बहुत कायदे से, बहुत ही बारीकी से समझिए, ताकि आपके आने वाले समय में जो भी एग्जाम है उनमें प्रश्न को देखते ही आप आसानी से उसे बना ले जाएं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो भैया मैंने आप लोगों को बताया था कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है, केवल और केवल जो आपका वह है, इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से। और ये क्या कहलाता है आपका, दंतोष्ठ ध्वनि। क्या कहलाता है, दंतोष्ठ ध्वनि। फै की अगर बात करेंगे तो ये कैसा वर्ड है, ओष्ठ वर्ड। कैसा वर्ड है आपका, ओष्ठ वर्ड, ओष्ठ वर्ड। यह की अगर बात करेंगे तो ये कैसा वर्ड है, तालव्य वर्ड। कैसा वर्ड है, तालव्य वर्ड। रे की अगर बात करेंगे तो ये क्या है, मूर्धन्य वर्ड। ये क्या है, मूर्धन्य वर्ड है। क्लियर है। रे क्या हो जाएगा आपका, मूर्धन्य वर्ड हो जाएगा। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, तथा वह एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, तो वह क्या, यहाँ तथा नहीं, तो वह क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनियां कहते हैं। ऐसी ध्वनियों को क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनियां कहते हैं। युग्मक ध्वनियां, जैसे कहा जाए, आपसे कहा जाए दिल्ली, दिल्ली, तो देखिए ल का द्वित्व हुआ है कि नहीं, एक ही तो व्यंजन है, और इसका क्या हो गया, द्वित्व हो गया। और ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहेंगे, युग्मक ध्वनियां कहेंगे। बात क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है आपसे, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। अब आपको क्या बताना है, दीर्घ स्वर बताना है। तो आप इन चारों को अगर ध्यान से देखिए तो ये चारों के चारों किस कैटेगरी में है, आपके दीर्घ स्वर की। चारों के चारों क्या हैं, दीर्घ स्वर की कैटेगरी में है। लेकिन आपसे कोई एक उत्तर पूछ रहा है, यानी कि आपसे जब पूछ रहा है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आप किसी एक को ही चुनेंगे। अब एक को कैसे चुनेंगे, तो आप यहाँ पर जब किसी एक को चुनना रहे तो आप दीर्घ स्वर की दो कैटेगरी को ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से, एक है आपका सजातीय और एक क्या है विजातीय। एक क्या है विजातीय, विजातीय। तो यहाँ पर सजातीय को हम ध्यान में रखेंगे। और सजातीय स्वर कौन कौन से हैं, एक है आपका आ, फिर एक है आपका बड़ी ई और एक है आपका बड़ा ऊ। ये सजातीय स्वर क्यों है, क्योंकि इनका निर्माण समान स्वरों के संयोग से हुआ है। इनका निर्माण कैसे हुआ है, समान स्वरों के संयोग से। तो कौन सा आपका कौन सा आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, आ आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण अ धन अ के योग से हुआ है। अ धन अ से क्या बना है, आपका आ बना है। ओ की अगर बात करेंगे तो अ धन ऊ के योग से क्या बना है, आपका ओ बना है। तो इसमें दोनों जो स्वर हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। ए की अगर बात करेंगे तो ए का निर्माण कैसे हुआ है, अ धन ई के योग से ए बना है। ये भी क्या है, अलग अलग स्वर के योग से। अ की बात करेंगे तो अ धन ए के योग से आपका अ बना है। ये भी क्या है, अलग अलग स्वर के संयोग से बने हैं। इन तीनों को हम किस श्रेणी में रखेंगे, इन तीनों को हम कहेंगे विजातीय स्वर। विजातीय स्वर या विजातीय के अतिरिक्त और इनका एक नाम है जो कहा जाता है संयुक्त स्वर। और एक नाम है क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर। चाहे आप विजातीय स्वर कहिए, चाहे आप क्या कहिए, संयुक्त स्वर कहिए, बात एक ही है। बात क्या है, एक ही है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्न में अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है। मैंने बताया कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, चार होती है। कौन कौन से होते हैं आपके, य, र, ल और व। य, र, ल और व, इन्हीं चारों को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। तो देख लीजिए आपके ऑप्शन डी में जो व्यंजन दिया है वह यही क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। बाकी क आपका, च आपका और ट आपका, ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, स्पर्शी व्यंजन। क्या कहलाएंगे, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी के अतिरिक्त इन्हें और क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण, आप सब जानते हैं कि महाप्राण वर्ड में कौन सा आएगा, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा ही क्या कहलाएगा, आपका महाप्राण। तो देखिए तय किस स्थान पर है, पहले स्थान पर है। और पहले स्थान पर क्या आएगा, आपका अल्प प्राण। क्या आएगा, आपका अल्प प्राण आएगा। द किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। तय थ द तीसरे स्थान पर, ये भी क्या हो जाएगा, आपका अल्प प्राण। क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा, प्राण हो जाएगा। भय की बात करेंगे, ये भी तीसरे स्थान पर है। पै फै बै, भय नहीं, ये किस स्थान पे है, चौथे स्थान पर। पै फै बै भय, ये किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर। और चौथे स्थान के कारण ही ये क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। और मैं पांचवें स्थान पर है, और पांचवें स्थान के वर्ण भी क्या कहलाते हैं, आपके अल्प प्राण वर्ण ही कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण ही कहलाते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बस इस संख्या को याद रखिएगा कि दूसरे और चौथे स्थान पर आने वाले सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। दूसरे और चौथे पे आने वाले सभी क्या कहलाएंगे, महाप्राण। और एक, तीन और पांचवें स्थान पर आने वाले सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। क्या कहलाएंगे ये, अल्प प्राण, अल्प प्राण। बस इसका ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण की बात की जा रही है। तो देखिए पहला, पहला और दूसरा, ये दोनों के दोनों वर्ग आपके क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। और जो आपका तीसरा,
चौथा और पांचवा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम घोष, घोष या फिर सघोष कहते हैं। घोष या फिर सघोष कहते हैं। तो देखिए, पहले स्थान पर आपका क्या है? प। पहले स्थान पर क्या है? प। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। और आपसे पूछा भी क्या है कि अघोष वर्ण कौन सा है? घ की अगर बात करेंगे तो घ किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। क्या हो जाएगा? सघोष। ब की बात करेंगे, ये किस स्थान में? प, फ, ब, तीसरे स्थान पर है। ये भी क्या हो जाएगा? सघोष। और ग की बात करेंगे, ये भी तीसरे स्थान पर, ये भी क्या हो जाएगा? सघोष। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके? सघोष, सघोष। और ये वाला जो विकल्प ए में है, ये क्या हो जाएगा आपका? अघोष। ये क्या हो जाएगा? अघोष। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? निम्न में कंठ वर्ग कौन सा है? कंठ वर्ग वर्ग कौन सा है? तो देखिए, कंठ की अगर बात करेंगे तो जो स्वर आपका अ है, ये क्या कहलाता है? कंठ स्वर कहलाता है। कंठ स्वर कहलाता है। ऊ की अगर हम बात करेंगे तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऊ की अगर हम बात करेंगे तो ऊ क्या कहलाता है? आपका ओष्ठ कहलाता है। ओष्ठ वर्ण कहलाता है या ओष्ठ स्वर। ई और ई की अगर बात करेंगे तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? तालव्य स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तालव्य स्वर कहलाते हैं। बात क्लियर है? ये दोनों क्या कहलाते हैं? तालव्य स्वर कहलाते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? पैप है, बैब है, मैं व्यंजन होते हैं। भैया ये किस वर्ग के व्यंजन है? पै वर्ग के। किस वर्ग के? पै वर्ग के। और पै वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं, ये सभी के सभी कौन से कैसे व्यंजन होते हैं? ओष्ठ व्यंजन होते हैं। कैसे व्यंजन? ओष्ठ व्यंजन होते हैं। और पै वर्ग के अतिरिक्त और कौन कौन से ओष्ठ होते हैं? एक आपका छोटा ऊ और एक आपका बड़ा ऊ। इतने जो वर्ण होते हैं, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओष्ठ वर्ण होंगे। दंत की अगर बात करेंगे तो जितने भी आपके तय वर्ग के वर्ण हैं, तय वर्ग के वर्ण हैं, ये क्या कहलाते हैं? दंत। और तय वर्ग के अतिरिक्त और कौन कौन से? एक आपका लय आ जाएगा, एक आपका शय आ जाएगा। ओष्ठ अभी मैंने बताया, पय वर्ग के सभी वर्ण प्लस आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तालव्य की बात करेंगे तो चय वर्ग के सभी वर्ण, चय वर्ग के सभी वर्ण प्लस आपकी छोटी ई प्लस आपका बड़ा ई प्लस आपका य और क्या आपका बड़ा वाला शय। इतने जो वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो तालु की सहायता से, और क्या कहलाते हैं? तालव्य वर्ण। कंठ की बात करेंगे तो कै वर्ग के सभी वर्ण, कै वर्ग के सभी वर्ण प्लस आपका अ प्लस आ और आपका विसर्ग, विसर्ग और प्लस आपका ह, प्लस आपका ह। इतने वर्णों का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? कंठ की सहायता से। और कौन से वर्ण कहलाते हैं? कंठ वर्ण कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? भैया जब दो व्यंजन मिलेंगे तो वे क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन। जैसे कहा जाए, आप ले लीजिए हलंत का क प्लस आप ले लीजिए श। हलंत का क प्लस श मिलकर के आपका क्या बनेगा? छह से छत्री। छह से छत्री। हलंत का आपका तय प्लस र मिलकर के क्या बनेगा? त्र बनेगा। और क्या बनेगा? ये त्र बनेगा। बात अगर करेंगे हलंत के श प्लस र की तो ये क्या बनेगा? आपका श्रय बनेगा। क्या बनेगा? श्रय बनेगा। बात अगर करेंगे हलंत के जय की प्लस इय की, प्लस इय की तो ये क्या बनेगा? आपका ज्ञ बनेगा। ये क्या बनेगा? ज्ञ बनेगा। और ये जो चारों वर्ण हैं, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये चारों के चारों वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। यही चारों क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बात क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि जो आपके स्वर होते हैं, स्वर होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक आपका ह्रस्व, एक आपका दीर्घ, दीर्घ और एक आपका प्लुत, एक आपका प्लुत।
तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके स्वर हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं स्वर हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तीनों क्या कहलाएंगे आपके स्वर कहलाएंगे। बात क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़िए। देखिए घोष वर्ण कौन सा है, पूछा जा रहा है घोष वर्ण कौन सा है। तो चाहे घोष कहे या फिर आपका सघोष कहे, घोष कहे या फिर सघोष कहे, बात एक ही है। और ये जो वर्ण होता है ये कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण है। तो देखिए पहला और दूसरा तो आपका क्या होता है अघोष, पहला और दूसरा क्या होता है अघोष होता है, अघोष होता है। और 3 और 4 और 5 ये क्या होते हैं आपके घोष या फिर सघोष, घोष या फिर सघोष, घोष कहिए या फिर सघोष कहिए, सघोष कहिए। तो देखिए पै कैसा वर्ड है, पहला वर्ड है, ये क्या हो जाएगा आपका अघोष, क्या हो जाएगा अघोष हो जाएगा। बात अगर करेंगे थ की, तैथ है ये किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, ये भी क्या हो जाएगा अघोष, क्या हो जाएगा अघोष। बात अगर करेंगे बै की, तो पै फै बै किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर होने के कारण ही ये क्या हो जाएगा आपका, चाहे आप घोष कहिए या फिर सघोष कहिए, घोष कहिए या फिर सघोष कहिए, सघोष कहिए। बात अगर करेंगे इस स की, तो ये वाला श, फिर आपका मूर्धन्य स, फिर आपका दंत्य स, ये तीनों के तीनों किस श्रेणी में आएंगे अघोष की श्रेणी में, किस श्रेणी में आएंगे अघोष की श्रेणी में। और जो वर्ण आपका है होता है, जो है होता है, ये किस श्रेणी में आएगा सघोष की श्रेणी में। तो ये भी किस में आएंगे आपके अघोष में आ जाएंगे, ये भी किस में आ जाएगा अघोष में। आपका सही उत्तर क्या होगा विकल्प बी, और विकल्प बी में क्या विकल्प सी, और सी में क्या है आपका बी, बै जो दिया गया है यही बै क्या हो जाएगा आपका घोष या फिर सघोष वर्ण। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्या कह रहा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या अगर पूछी जाए, संख्या कितनी होती है 4 होती है, संख्या कितनी होती है 4। कौन कौन से, तालव्य श, फिर आपका जो है मूर्धन्य स, फिर आपका दंत्य श, और एक आपका है। बस यही चारों क्या होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। देख लीजिए इनमें से कौन सा व्यंजन दिया गया है जो दिया गया है यही क्या हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। बात अगर करेंगे लय की, तो लय आपका कैसा व्यंजन हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, कैसा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन। मैं की अगर बात करेंगे तो ये कैसा व्यंजन हो जाएगा नासिक व्यंजन, नासिक के व्यंजन। और जय की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। क्लियर है। देखिए नासिक के व्यंजन क्या होता है, प्रत्येक वर्ग के 5वें स्थान पर, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन के 5वें स्थान पर जो व्यंजन आते हैं उन्हीं को हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से नासिक के व्यंजन हैं आपके, देखिए एक है आपका अंगा, एक है आपका अंगा, अंगा, अंगा के बाद है आपका इया, अंगा के बाद इया, इया के बाद क्या है आपका ड़, ड़ के बाद क्या है आपका न, न के बाद क्या है मैं। ये सभी के सभी आपके क्या हैं नासिक के व्यंजन है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपसे 77 नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व ये क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन, ये क्या है अंतस्थ व्यंजन। शेख है, श है, ये क्या है ऊष्म व्यंजन, ये क्या है आपके ऊष्म व्यंजन, ये क्या है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और ये क्या है आपके संयुक्त व्यंजन, ये क्या है आपके संयुक्त व्यंजन, छत्र ज्ञ और ये क्या है संयुक्त व्यंजन। च छ ज झ ये क्या है च वर्ग के व्यंजन हैं, च वर्ग के व्यंजन हैं। इनको किन किन नाम से जानेंगे, उच्चारण के आधार पर ये कैसे व्यंजन है तालव्य हैं। बाकी ऐसे कहा जाए तो ये क्या है स्पर्शी व्यंजन है। और इनको और किस श्रेणी में रखेंगे वर्गीय व्यंजन, वर्गीय स्पर्शी और तालव्य व्यंजन है ये। ठीक, तो सही जवाब आपका कौन सा होगा विकल्प बी, जो य र ल व है यही क्या हो जाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। फिर से पूछ दिया है, शेख है, श है, यही क्या है आपके ऊष्म व्यंजन है। टेट है, डढ़ है, ये सभी के सभी क्या हैं, देखिए टेट है, डढ़ है, टेट है, ड, ये तीनों के तीनों तो आपके ट वर्ग के व्यंजन हैं, ट वर्ग के। और ये तीनों के तीनों किस श्रेणी में आएंगे स्पर्शी श्रेणी में, स्पर्शी व्यंजन की श्रेणी में। लेकिन अगर ड़ की बात करेंगे तो ये कैसा व्यंजन है उच्छिप्त व्यंजन, कैसा व्यंजन है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त कहिए या फिर द्विगुण कहिए, एक और नाम आता है द्विगुण कहिए, या फिर एक और नाम आता है ताड़न जात, ताड़न
जात, ये तीनों के तीनों इसी के नाम है। उच्छिप्त कहिए, ताड़न जात कहिए या द्विगुण कहिए। कौन कौन से दो व्यंजन, एक तो आपका ढ़ होता है और एक आपका ड़ होता है। ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, उच्छिप्त, द्विगुण या ताड़न जात। चैच है, जैज है, ये जो है आपके च वर्ग के व्यंजन है, और च वर्ग के अतिरिक्त ये भी और क्या है आपके स्पर्शी व्यंजन है। तैथ है, दै धन है, ये भी क्या है स्पर्शी व्यंजन और तय वर्ग के व्यंजन है। लेकिन शेख है, श है, ये जो तीनों स हैं और ये जो है यही आपके क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। यही क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। और आपसे यही तो पूछा है कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, तो भैया कुल वर्ण लिपियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, 52 होती हैं। अब ये 52 कैसे होता है समझिएगा। देखिए सबसे पहले बात अगर करेंगे हम स्वर की, तो स्वर आपके कितने होते हैं, 11। स्वर कितने होते हैं, 11। फिर स्वर दो, 11 स्वर के अतिरिक्त और क्या होता है, दो आपके होते हैं अयोगवाह। दो क्या होता है, अयोगवाह। 11 स्वर के अतिरिक्त क्या मिलेगा आपको, दो मिलेगा अयोगवाह। दो अयोगवाह के बाद आपके स्पर्शी, स्पर्शी कहिए या फिर वर्गीय व्यंजन कहिए, स्पर्शी कहिए या वर्गीय व्यंजन कहिए, व्यंजन कहिए, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 25। भैया 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन, तो संख्या कितनी हो जाएगा, 25। उसके बाद अगर बात करेंगे हम अंतस्थ व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। बात अगर करेंगे इसके बाद ऊष्म व्यंजन की, ऊष्म व्यंजन की, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4। फिर इसके बाद बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की, संयुक्त व्यंजन की, संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4। इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अच्छा संयुक्त व्यंजन के बाद और अगर हम बात करेंगे उच्छिप्त व्यंजन की, उच्छिप्त व्यंजन की, उच्छिप्त व्यंजन की, तो उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 2। अब सबको ऐड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आपका 52 आ जाएगा। जरा जोड़िए सबको, देखिए ये कितना हो रहा है, 25, ये कितना हो रहा है, 11, 11 2 13, ऐसे ही मोटा मोटा जोड़ लीजिए, 11 11 2 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 1 20, 3 23, 23 4 27, 27 और 5 32, और 32 और 20 कितना हो जाएगा, 52। 32 20 कितना हो जाएगा, 52। टोटल अगर इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो नंबर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 52। सबको जोड़ने पे क्या मिलेगा आपको, 52। तो वर्णमाला में हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी होती है, 52 होती है। इसे नोट कर लीजिएगा बहुत ही कायदे से। स्वर हमारे कितने होते हैं, 11। अयोगवाह कितने होते हैं, 2। स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, 25। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। और उच्छिप्त व्यंजन के कितने होते हैं, 2। और सबको जोड़ने पे हमें जो संख्या मिलती है वो क्या मिलती है, 52 मिलती है। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या या हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, 52। क्या जवाब होगा, 52। समझ में आई बात। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, मध्य स्वर कहते हैं। भैया मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि एक ही स्वर ऐसा है अ, इसे हम मध्य स्वर भी कहते हैं, और मध्य स्वर के अतिरिक्त इसी को हम उदासीन स्वर भी कहते हैं। उदासीन स्वर भी इसी को हम कहते हैं। तो किस स्वर को, अ को, किस स्वर को, अ को हम क्या कहेंगे, मध्य स्वर कहें या फिर उदासीन स्वर कहें। छोटी ई और बड़ी ई को हम क्या कहते हैं, छोटी ई और बड़ी ई को हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर। क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं, अग्र स्वर। स्वर बात अगर करेंगे छोटा ऊ की, तो इसे हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर। इसे हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर, पश्च स्वर। क्लियर है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए को ही क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। इन चीज़ों को बहुत ही कायदे से पिछली कक्षाओं में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर के चैनल पे देखें और अपनी चीज़ों को क्लियर कर लें बहुत ही कायदे से। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपसे, निम्न में कंठ वर्ण है। भैया कंठ वर्ण की बात किया है, तो कंठ वर्ण कौन कौन से हैं, एक आपका अ है, फिर आपका आ है, फिर आपका ह है, फिर आपका विसर्ग है, और फिर आपके क वर्ग के वर्ण हैं।
क वर्ग के वर्ण हैं, इतने ही आपके कंठ वर्ण हैं। ढूंढ लीजिए इनमें से कौन सा है। देखिए है विसर्ग, और ये क्या दिया हुआ है, रुद्ध। रुद्ध नहीं होता है ऐसा कुछ, ठीक, ये कुछ नहीं है। और है और विसर्ग, यही भी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा आपका कंठ वर्ण हो जाएगा। बात अगर करेंगे री की और इस वाले से की, तो ये दोनों के दोनों कैसे वर्ण होते हैं, मूर्धन्य। कैसे वर्ण होते हैं, मूर्धन्य वर्ण होते हैं। बात अगर करेंगे इस ए की, तो ये जो ए है ये कैसा वर्ण हो जाएगा आपका, कंठ तालव्य। कैसा वर्ण हो जाएगा, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। इस री की बात करेंगे, इस री की अगर बात करेंगे, री की बात करेंगे, तो देखिए ये जो री की है ये क्या हो जाएगा, मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण। और लय का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से। लेकिन इसमें अंतिम में जो होने आ रही है वो री की आ रही है, तो री को ही लिया जाएगा। स और लय को हम कहाँ से लेंगे, दंत से। स और लय को कहाँ से लेंगे, दंत से। ई या और श ये कहाँ से लिया जाता है, ये कहाँ से बोला जाता है, तो ये कहाँ से बोला जाता है, तालु की नहीं, ई और ये को कहाँ से बोलेंगे, तालु की सहायता से। और इस वाले से को कहाँ से बोलेंगे, मूर्धा की सहायता से। मूर्धा की सहायता से। बात क्लियर है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प आपका इसमें सही कौन सा होगा, तो आपका जो ऑप्शन बी है, आपका जो ऑप्शन बी है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। है और विसर्ग, लेकिन यहाँ पर रुद्ध जैसा कोई भी चीज नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है र धन मैं का सही रूप होगा। देखिए इसमें र आधा है और मैं पूरा है। र आधा और मैं जब पूरा होता है तो इसमें ऊपर वाला ये र रहता है, इसे कहा जाता है रेफ। रेफ का रे, ठीक है। र की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें आधा में, फिर क्या रहेगा आपका रे रहेगा, फिर क्या रहेगा, रे रहेगा। री में अगर बात करेंगे तो इसमें किसकी मात्रा लगी हुई है, री की मात्रा लगी हुई है। बात समझ में आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़िए। प्र में पूर्ण वर्ण है, प्र में पूर्ण वर्ण है। तो देखिए प्र में पूर्ण वर्ण आपका कौन सा है, र है। और पै क्या है, आधा है। पै क्या है, आधा है। आधा पै, ऐसे आधा पै धन र मिल करके क्या बनता है, प्र बनता है। क्या बनता है, प्र बनता है। बात क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। उद्यान का वर्ण विच्छेद होगा, उद्यान का वर्ण विच्छेद होगा। तो देखिए ऊ के बाद हलंत का द प्लस यह हलंत के साथ आना चाहिए, तो हलंत के साथ नहीं आया तो ये गलत हो जाएगा। देखिए ऊ हलंत का द, हलंत का य, फिर आ, फिर हलंत का न, प्लस प्लस ए आया है। तो ये जो आपका वार्णिक विच्छेद है ये बिल्कुल ठीक ठीक वार्णिक विच्छेद है। और कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर समझिए कैसे, इनको अगर हम अक्षरों में तोड़ें तो ऊ धन द्या धन न, यही तो होगा। अब देखिए ये ऊ अपने आप में स्वर है तो ये नहीं टूटेगा, इसको हम क्या लिखेंगे, ऊ ही लिखेंगे। अगर इस द्या की बात करेंगे तो ये कैसे टूटेगा, हलंत के द, हलंत के द प्लस अ, हलंत के द, हलंत के द, हलंत का द, द प्लस हलंत का य प्लस आ, प्लस आ मिल करके क्या बनेगा, आपका द्या बनेगा। क्योंकि द आधा ये और पूरा आ मिल करके ही क्या बना रहे हैं, द्या बना रहे हैं। प्लस आप इस न को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, हलंत के न धन अ में टूटेगा। और यही आपके उद्यान का वार्णिक विच्छेद होगा, जो कि आपके विकल्प सी में दिया गया है, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। बात समझ में आ रही है। ऊ का वार्णिक विच्छेद क्या होगा, ऊ ही होगा। इस द्या का वार्णिक विच्छेद अगर देखेंगे तो कैसे टूटेगा, हलंत के द प्लस हलंत के ये प्लस आ में। इस न की अगर बात करेंगे तो न कैसे टूटेगा, हलंत के न प्लस अ में आपका क्या टूटेगा, पूरा न टूटेगा। और वार्णिक विच्छेद इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, समझिएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। भैया स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछा जा रहा है। तो देखिए स्पर्श संघर्षी जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं इनको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं आपके कौन कौन से, श, फ, श और है, इनको दो नामों से जाना जाता है। एक तो ऊष्म व्यंजन और एक क्या कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन।
संघर्षी व्यंजन। लेकिन एक और नाम आता है स्पर्श संघर्षी, तो उसमें जो आपका ये वर्ड है ये मूर्धन्य से है, इसको स्पर्श संघर्षी की भी श्रेणी में रखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। डी क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 86 नंबर, अ का उच्चारण स्थान है। भैया बहुत कायदे से बता चुके हैं कि अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालव्य होगा। क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़िए। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स का उच्चारण स्थान, स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तालु होता है, आप सभी जानते हैं और मैंने बताया भी है बहुत ही कायदे से। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण नहीं है तो देखिए दूसरे और चौथे के अतिरिक्त सभी के सभी क्या रहेंगे? अल्प प्राण रहेंगे। ख का स्थान कौन सा है? ख का स्थान कौन सा है? ये दूसरे स्थान पर है, यानी कि ये क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। घ की अगर बात करें किस स्थान पर आएगा? तीसरे, क ख ग घ चौथे स्थान पर आएगा, ये भी क्या हो जाएगा? महाप्राण। जय की अगर बात करेंगे तो पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर आएगा। च छ जय तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर आने के कारण ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। अल्प प्राण हो जाएगा। झ की बात करेंगे चौथे स्थान पर, च छ ज झ चौथे स्थान पर आएगा और ये भी क्या हो जाएगा? महाप्राण। ये भी क्या हो जाएगा? महाप्राण। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो जय है ये क्या हो जाएगा? आपका अल्प प्राण हो जाएगा। जय ही क्या हो जाएगा? आपका अल्प प्राण हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो सबसे पहले तो इसे अग्र और पश्च में बांट लीजिए। देखिए अग्र और पश्च में अगर बात करें, अग्र स्वर की अगर बात करेंगे तो अग्र में क्या आएगा? आपकी छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई प्लस आपके ए और ऐ, ये किस में आएंगे? अग्र में आएंगे। मध्य की अगर बात करेंगे, मध्य की बात करेंगे तो मध्य में क्या आएगा? आपका ऐ आएगा। पश्च की अगर बात करेंगे, पश्च में कौन कौन सा आएगा? एक आपका छोटा ऊ, फिर आपका बड़ा ऊ, फिर आपका आ, फिर आपके ओ और आओ, ये किस में आएंगे? पश्चिम में आएंगे। तो देखिए जो आपका बड़ा ऊ आ रहा है ये किस में आ रहा है? पश्चिम में आ रहा है। आ किस में रहा है? पश्चिम में। तो जहां जहां अग्र है उनको क्या करिए? काट दीजिए। अग्र में तो आएगा ही नहीं, कहां कहां आएगा? पश्चिम में और पश्चिम में। अब देखिए अब ये पता करना है कि पश्च विवृत है या समृत है, विवृत है या समृत है। तो देखिए जो आपके समृत स्वर हैं, जो आपके समृत स्वर हैं, इनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, मुख लगभग बंद रहता है। और समृत स्वर हैं कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये क्या है? आपके समृत स्वर हैं। तो जो बड़ा ऊ है वो किस में आएगा? आपके पश्च समृत में आएगा। और कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़िए। 90 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? घोष वर्ण कौन सा है? अब आपको क्या बताना है? घोष वर्ण बताना है। घोष वर्ण बताना है। घोष का मतलब यह क्या है? जो आपका श घोष है, जो क्या हो? आपका श घोष हो, श घोष हो, श घोष हो। तो देखिए अगर हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन श, इस वाले से और इस वाले से के, तो ये तीनों के तीनों तो आपके क्या हो जाएंगे? ये तीनों के तीनों तो आपके क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। लेकिन ये जो आपका है ये क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? घोष कहिए या फिर सघोष कहिए, घोष कहिए या फिर सघोष कहिए। ठीक, घोष कहिए या फिर सघोष कहिए। अब देखिए इसके अतिरिक्त और कौन सा है? आपका जो जय दिख रहा है, च छ जय, ये भी तीसरे स्थान पर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों आपके घोष वर्ण होंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? घोष वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए आज की प्रैक्टिस में इतने ही प्रश्न थे, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, चीज़ों को दोहराते रहिए और रेगुलरिटी के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।